1947 से लेकर के 2026 तक पीएमओ कार्यालय जो था वहां से बड़े बड़े आदेश दिए गए और पारित भी किए गए। लेकिन अब ये कार्यालय जो है यानी पीएमओ कार्यालय वो सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो चुका है। सेवा तीर्थ की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का यह नया कार्यालय है जिसमें पीएमओ शिफ्ट किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और साथ में जो सूत्र बताते हैं कि बाकायदा उन्होंने युवाओं, महिलाओं और वंचितों को लेकर के कुछ फैसले लिए, कुछ फाइलें भी साइन की हैं, यानी कि ये शुरुआती फैसला एक तरह से माना जा सकता है। वहीं अगर हम सेवा तीर्थ की बात करें तो सेवा तीर्थ को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कैबिनेट सचिवालय, इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दफ्तर भी उसी में रखा गया है। जाहिर तौर पर ये सारे जो दफ्तर हैं और ये सारे जो पीएमओ के ऑफिस और खासतौर पर पीएमओ का प्रधानमंत्री का घर, ये सब पास पास में हैं। यानी अगर राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आस ही पास उनके घर हैं। और जो ऑफिसेज हैं, अगर मंत्रालयों की बात करें तो वो कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2, इसी तरह से कर्तव्य भवनों में जो है तमाम मंत्रालय भी शिफ्ट हो चुके हैं। तो एक तरह से देखा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दफ्तर है और उनके जो मंत्रालयों का दफ्तर है वो पूरी तरीके से अब नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक से पीएमओ दफ्तर से निकल करके अब सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन की तरफ पहुंच चुका है। जाहिर तौर पर ये सरकार की पहले से स्ट्रैटेजी थी कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे तमाम मंत्री, तमाम सेक्रेटरीज जो हैं वो आसपास ही रहें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर सबको तुरंत बुला करके उनसे बातचीत और मीटिंग्स की जा सकें। तो फिलहाल अब पीएमओ शिफ्ट किया जा चुका है, अब सेवा तीर्थ से पीएमओ फैसला लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। भारत में G20 के बाद AI समिट अब होने जा रहा है। 2026 AI समिट में तमाम राष्ट्राध्यक्ष भी इस बात का गवाह बनेंगे कि भारत किस तरह से AI सेक्टर में काम कर रहा है। पूरी दुनिया की तकनीक जो है वो एक मंच पे आएगी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं भारत मंडपम, और यही भारत मंडपम यहाँ पर 16 तारीख से 20 तारीख के बीच AI समिट की शुरुआत की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रहे इस भारत दौरे पर ब्राजील की रणनीति देखने को मिलेगी और वहीं पर फ्रांस की तकनीक भी जो है वो देखने को मिलेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं और इसके अलावा ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा भी जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। 18 तारीख से 22 फरवरी के बीच वो यहाँ पर रहेंगे और राजकीय यात्रा पर वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो चाहे वो इमानुएल मैक्रो हो या फिर राष्ट्रपति लुला हो, वो तो यहाँ पे आ ही रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया की तकनीक जो है AI की वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जिस तरह से रजिस्ट्रेशन लगातार हो रहे हैं, करीब 4000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं। डेलीगेशन जो है वो अपनी यहाँ पर तकनीक को दिखाएंगे, लगाएंगे। और AI जिस तरह से पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म को बदल रहा है, चाहे वो शिक्षा की पद्धति हो या फिर अगर आप देखें कि जो डिफेंस सेक्टर हो या फिर तकनीकी तौर पर अगर तमाम अलग अलग सेक्टर्स हों, उसमें AI का जो इस्तेमाल है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो भारत का पहला AI समिट जो है दिल्ली के भारत मंडपम में जो है आयोजित किया जा रहा है और उसकी तैयारी अभी से शुरू होने लगी है। तमाम तरह के डेलीगेशंस जो हैं वो भारत पहुंचने लगे हैं। भारत AI को मजबूत करने के लिए पहला AI समिट जो है उसका आयोजन कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, दिल्ली। कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम प्रदेश का गौरव रहा है। यह स्टेडियम देश के 5 प्रमुख टेस्ट सेंटरों में शुमार रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। इस स्टेडियम ने न केवल टेस्ट मैच, वनडे मैच, T20 मैच, बल्कि IPL मैचों का आयोजन भी देखा है। यहाँ पर चौकों छक्कों की बरसात होती रही है और क्रिकेटरों के तमाम रिकॉर्ड यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। तमाम ऐसे मैच यहाँ पर हुए जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ग्रीन पार्क स्टेडियम अपनी पहचान खोता जा रहा था। प्रदेश सरकार ने इसे उसकी पुरानी पहचान वापस दिलाने का अब फैसला किया है, जिसके चलते 350 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेडियम का कायाकल्प किया जाना है। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि इस स्टेडियम को उसकी पुरानी पहचान वापस दिलाई जाएगी। पहले चरण में 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और सबसे बड़ा बदलाव ड्रेनेज सिस्टम में होगा।
इकाना स्टेडियम की तर्ज पर यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिसके चलते अगर बारिश होती है तो मैदान को कुछ ही देर में दोबारा मैच के लिए तैयार किया जा सके। इसके अलावा ग्रीन पार्क की घटती हुई दर्शक क्षमता सबसे बड़ी चुनौती बनकर के सामने आई थी। कम दर्शक क्षमता की वजह से यहाँ पर आईपीएल के मैचों का आयोजन नहीं हो पा रहा है और साथ ही साथ वनडे के मैच भी अब यहाँ पर कम खेले जाते हैं। ऐसे में ग्रीन पार्क की दर्शक क्षमता को बढ़ाया जाना बेहद ज़रूरी हो गया था। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम में नए दर्शक दीर्घाएं बनाई जाएंगी। अधिक क्षमता वाली दर्शक दीर्घाओं का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि अत्याधुनिक मीडिया सेंटर बनाए जाने और पार्किंग की व्यवस्था किए जाने की भी व्यवस्था है। ये पूरा प्रोजेक्ट 3 चरण में पूरा होगा। बहरहाल पहले चरण के लिए 45 लाख रुपए की धनराशि बजट में जारी कर दी गई है, जिसके बाद उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ग्रीन पार्क स्टेडियम में काम शुरू होगा और एक बार फिर कानपुर के लोग ग्रीन पार्क स्टेडियम की वजह से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकेंगे और यहाँ पर एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन किया जा सकेगा। वीडियो श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। बरेली के शेरगढ़ नगर पंचायत में उस समय टीम पर हमला हो गया। पंचायती जो टीम थी वो अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी। नाले के ऊपर व्यापारियों ने अतिक्रमण कर लिया था और उसी बीच जो टीम थी वो वहां पहुंची और उसने अतिक्रमण हटाना जैसे ही शुरू किया तो तमाम जो व्यापारी थे, जो दुकानदार थे, वो विरोध में आ गए और मारपिटाई की नौबत आ गई। जो टीम थी उसके खिलाफ हाथापाई की गई। तो इस पूरे मामले में ईओ ने जांच के लिए आदेश कर दिए हैं। जांच के साथ ही जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है शेरगढ़ में जब जो टीम थी वो अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी, नाले पर अतिक्रमण की सूचना मिली थी, पोर्टल पे शिकायत डाली गई थी और उसके बाद टीम सक्रिय हुई और अतिक्रमण हटाने पहुंची। इसी बीच जो है जो तमाम जो वहां के व्यापारी थे वो इकट्ठे हो गए। दुकानदार जिनका अतिक्रमण हटाया जा रहा था वो भी खड़े हो गए और उनका विरोध करना शुरू किया। देखते देखते मारपीट शुरू हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। मुकदमा दर्ज कराकर जो आरोपी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ स्टेट बरेली। मुख्तार अंसारी के करीबी और वकील कहे जाने वाले साफ सुथर शोएब अब्बी की जहाँ पे हत्या हुई, अज्ञात शूटरों ने मारकर कर दी है। हम दिखा रहे हैं, ये देखिए वो स्थान है जहाँ पे गोलियों के निशान हैं और ये बीच में कैसे आए, ये कैसे आए, क्या हुआ, अब ये इसका बाराबंकी पुलिस खुलासा करेगी। 1 से 1.5 के बीच में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में जो असैनी मोड़ है वहाँ पे सूचना आई थी कि एक आदमी की हत्या कर दी गई है। तत्काल सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची थी, जहाँ पे पाया कि शोएब किदवई नाम का जो व्यक्ति है अपनी बलिनो गाड़ी में ड्राइवर सीट पे था और उस पर गोली के कुछ घाव थे और वो मृत अवस्था में था। जब पुलिस पहुंची थी उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फॉरेंसिक टीम और सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का भ्रमण भी किया गया है और अभी तक की जो जानकारी हुई है, ये जो व्यक्ति है ये अभी हमारे थाना कोतवाली का HSB है और पहले मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा रहा है। इस पे जो है 5 मुकदमे अभी तक हमारे रिकॉर्ड में पाए गए हैं, बाकी की भी जानकारी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये फ्लाईओवर है और ये रास्ता जो है लखनऊ की तरफ से आता है, लखनऊ की तरफ से आने के बाद जब टर्न हुआ, इसके बाद किस तरफ से हमलावर आए, किस तरफ से क्या हुआ, ये बाराबंकी पुलिस तय करेगी। लेकिन आप ये बता दें कि जो बाराबंकी पुलिस के सामने है बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। ये देखिए कितना व्यस्तम रास्ता है, मैं आपको दिखाते कितना व्यस्तम रास्ता है, जहाँ पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ 15 राउंड गोली चलाकर मुख्तार अंसारी के साफ शूटर शोएब अब्बी किदवई की हत्या कर दी है। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में फ्लाईओवर के नीचे 3 लोगों की हत्या के मामले में हत्यारोपी कमरुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस देर रात्रि कमरुद्दीन उर्फ बाबा को फिरोजाबाद के उनके पैतृक घर पर लेकर के पहुंची। 5 मिनट के लगातार पूछताछ के बाद कमरुद्दीन को वापस अपने साथ दिल्ली ले गई और साथ ही अन्य परिवारों को भी अपने साथ लेके गई है। मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि पूरा क्या था मामला। नगवा रात जब दिल्ली पुलिस आई थी तो कितनी देर रुकी थी यहाँ पर? 5 मिनट 10-5 मिनट रुकी बस। कौन कौन लोगों के साथ लेकर गई? उन्हें ले गई है, खाली जो आए थे उन्हें। यहाँ से तो बल्लू को ले गई, चमन को, भाई साहब को, शबनम को। अच्छा, कितने लोगों को लेकर? 4 जनों को। 4 जनों को। और क्या क्या पूछताछ की उन्होंने जे क्या कहते हैं तो वो शटरिंग का काम करते थे, अब गन्ने की जूस की मशीन लगाते थे, बैटरी चलाते थे, वो टूरिस्ट का।
उन्हें क्या कि मैं 8 लोगों को पकड़ा जाए। भैया बच्चे परेशान हैं, घर में ताला डला हुआ, हम किराएदार हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, अकेले घर में हम कैसे रहेंगे, उनको छोड़ा जाए, हम ये चाहते हैं। नहीं, उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं करा, ना ही कोई उनका छोटे छोटे काम थे, किसी को नज़र लग गई है, झाड़ फूट का काम था उनका, माता वाता निकल जाती थी, उनका ही काम था यहाँ तक। कोई तांत्रिक कोई मंत्री का कोई भी काम ऐसे नहीं करा उन्होंने। बाबा के घर वाले हैं, यहीं से पकड़ ले गए हैं, पूरा परिवार था और वो लोग तो निर्दोष हैं, कोई उनका कोई हाथ नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है। वो भी सब झूठ है, उनको पहले ही फंसाया गया था और अब भी उनके फंसाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल मोहल्ले वालों का कहना है कि उन्होंने पहले ऐसा कभी कोई काम नहीं किया है और इसको फंसाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट, फिरोजाबाद। काशी में महाशिवरात्रि पर पुलिस का व्यवहार बेहद सौम्य होगा। पुलिसकर्मी मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को सर और मैडम करके संबोधित करेंगे। इसके लिए पुलिस को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि पुलिस व्यवहारिकता को जान सके और इसकी निगरानी भी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लगातार होती रहेगी। अगर कोई भी पुलिसकर्मी दर्शनार्थियों से दुर्व्यवहार करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी। यानी कि मैसेज साफ है कि श्रद्धालुओं से बेहद सौम्य तरीके से पुलिस पेश आए और उनकी हर असुविधाओं को ध्यान में रखे और उन्हें किसी भी तरीके की असुविधा न होने दे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। प्रतिष्ठित लखनऊ कानपुर नेशनल एक्सप्रेसवे अब लगभग बनकर तैयार हो चुका है और इस एक्सप्रेसवे की एक खासियत ये भी है कि इस एक्सप्रेसवे से दो जो राजमार्ग हैं वो सीधे तौर पे लिंक हैं, यानी कि लखनऊ कानपुर जो नेशनल हाईवे है उसके अलावा जो उन्नाव से लालगंज नेशनल हाईवे बनाया गया है वो इसमें सीधे तौर पे लिंक होगा और आगे चलकर इसे जो गंगा एक्सप्रेसवे है उससे भी लिंक किया जाएगा। यानी कि जो ये एक्सप्रेसवे है वो काफी महत्वपूर्ण है उन्नाव के लिए भी और कानपुर से उन लोगों के लिए जो रोजाना कानपुर से लखनऊ का सफर तय करते हैं। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे को अभी 6 लेन तैयार किया गया है और इसे जरूरत पड़ने पर 8 लेन भी बनाया जाएगा। यानी कि जो इसका डिजाइन है वो 8 लेन का तैयार किया गया है और तकरीबन 4700 करोड़ की लागत से यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो रहा है। और इस एक्सप्रेसवे में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए, कैसे जो गलत तरीके से ड्राइविंग करते हैं, रॉन्ग साइड से आने वाले जो वाहन चालक होंगे उनको किस तरीके से ट्रैक किया जाएगा। तस्वीरों में देख सकते हैं जो सामने कैमरे लगे हुए हैं ये PTZ कैमरे हैं और जो इनका मतलब है P का मतलब पैन है और T का मतलब टिल्ट है और जूम और जो Z है उसका मतलब जूम है। यानी कि इन जो कैमरे हैं ये काफी हाईटेक कैमरे हैं, इनको एक सर्वर रूम में बैठकर रिमोट कंट्रोल के माध्यम से इनको पूरा गवर्न किया जाएगा। और जो एक्सप्रेसवे है इस 63 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पर 63 PTZ कैमरे लगाए गए हैं जिनसे पूरे एक्सप्रेसवे की हर पल की गतिविधि कैमरे में कैद होगी और कंट्रोल रूम से अगर कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत जो अधिकारी हैं, जो NHAI के अधिकारी हैं और जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी मुस्तैद होंगे उनको तुरंत मैसेज दिया जाएगा। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट नाउ। लोगों का टैक्स का पैसा किस तरीके से व्यर्थ हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, अगर उसको आपको देखना है तो अहमदाबाद के घूमा में आना पड़ेगा। अहमदाबाद के घूमा में जो सीलत को जोड़ने वाला ये जो अहम ब्रिज है वो माना जाता है। जो ब्रिज है वो लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था। हालांकि प्रशासन ने 80 करोड़ से ज़्यादा का खर्च कर 4 साल जो लगे इसको बनाने में तो ये बना के दिया था, पर लोगों की सुविधा की जगह ये लोगों की मुश्किल ही बन चुका है। आप देख सकते हो कि लोग हैं वो यहाँ से पसार हो रहे हैं, ब्रिज चढ़ के जो उतर रहे हैं। यहाँ पे सामने जो ब्रिज खत्म होते ही एक बड़ी सी जो वॉल है, दीवार है वो देखी जा सकती है। किस तरह का मैनेजमेंट है वो देखा जा सकता है, क्योंकि जो पैसा जो टैक्स का किस तरीके से बर्बाद किया है उसका ये नमूना है। क्योंकि ब्रिज खत्म होते ही कहीं जाने का रास्ता ही नहीं बचा है, बड़ी सी दीवार है, लोग हैं वो पूरा जो ब्रिज जो पार करके आते हैं उसके बाद उनको कच्ची सड़क से जाना पड़ रहा है। कई लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम? हाँ, नरेश भाई। नरेश भाई, आप यहाँ रहते हो? हाँ। ये जो ब्रिज है वो उतरने के बाद बड़ी सी दीवार है, जाने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जाने में। किस तरीके से टैक्स का पैसा बर्बाद हो? हाँ, तो होता ही है ना, क्या करें, अपनी गवर्नमेंट
कुछ करती ही नहीं है। तो जनता ने ये ब्रिज है वो अपने आप ही खोल दिया है, क्योंकि उद्घाटन करने का जो समय था वो भी बीत चुका था। उनको पता चला कि ये जो सबसे बड़ी जो भूल है प्रशासन की है, ओडा डिपार्टमेंट की है, कि जो कर्मचारी है वो किस तरीके से जो लोगों का जो टैक्स का पैसा है वो बर्बाद कर रहे हैं। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि ये जो बड़ी जो ब्रिज उतरने के बाद सामने एक बड़ी जो दीवार है वो खड़ी है, जिसके बाद आगे कोई रास्ता ही नहीं है। किस तरह का मैनेजमेंट है वो देखा जा सकता है, क्योंकि जो पैसा है, जो लोगों का मेहनत का पसीने का जो पैसा है वो किस तरह से बर्बाद होने का ये जो बड़ा नमूना है वो अहमदाबाद के अधिकारियों ने किया है। कैमरामैन अचल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्मक क्षत्रिय, अहमदाबाद। अभिनेता रणवीर सिंह और बॉलीवुड के डायरेक्टर रोहित शेट्टी को एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है। इस वक्त हम मुंबई में रोहित शेट्टी के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर लगातार पुलिस की सुरक्षा हमें दिखाई देती है। आपको बता दें कि इस बार फिर से हैरी बॉक्सर नाम के एक शख्स ने रणवीर सिंह को धमकी भरा ऑडियो भेजा है, और इस ऑडियो में रणवीर सिंह को धमकी देते हुए ये कहा गया है कि मुझे मालूम है कि तेरे मैनेजर जितने भी हैं उनका परिवार कहाँ रहता है, वो कहाँ पर जाते हैं, कैसे रहते हैं, मुझे पूरी जानकारी है। यहाँ तक कि रणवीर सिंह को यह भी कहा गया है कि वो रोहित शेट्टी को किसी भी तरह की सलाह ना दे। आपको बता दें कि रणवीर सिंह को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कुछ दिन पहले धमकी मिली थी, और इसके बाद ये दूसरी मर्तबा है जब रणवीर सिंह को फिर से धमकी आई है। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को हैवी बॉक्सर बताया है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इम्पा, जो कि प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी सुरक्षा की मांग की है। पर सवाल ये उठता है कि लगातार मुंबई पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि मुंबई पुलिस जो है वो पूरी तरह से एक्शन में है, लेकिन इसके बावजूद बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को जो धमकियां मिल रही है वो सिलसिला रुक नहीं रहा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। जयपुर की बनी पार्क थाना पुलिस ने एंटिक आइटम के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मामला 2019 का है, जब इन्होंने जयपुर के इलाके में एक व्यक्ति से धोखाधड़ी की थी और इस तरह के मामलों में करीब 26 करोड़ रुपए की फ्रॉड किया गया था, और उसके बाद में बनी पार्क थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। ये लोग एंटिक जो रेडियो एक्टिव प्लेट होती थी, जो शीशे होते थे, एंटिक जो ग्लासेस होते थे, या उसके अलावा बात की जाए तो और जो एंटिक आइटम है उनके आधार पर ठगी किया करते थे। एंटिक चश्मे बताया करते थे कि उनको ले जाकर के बाकायदा जो फार्म हाउस है उस फार्म हाउस में ले जाकर के चेक करवाया जाता था, और उसके बाद में ये लोगों को जाल में फंसाते, वहां पर जाकर के उनके साथ फ्रॉड किया करते थे। बनी पार्क थाना पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार किया तब कई चौंकाने वाले खुलासे हुए कि सबसे पहले एंटिक आइटम की इन्होंने वेबसाइट बना रखी थी, उसके बाद में वहां जब लोग आते थे तो उनको अपने जाल में फंसाया करते थे, एंटिक आइटमों को दिखाते और बाकायदा उन्हें फार्म हाउस पे ले जाकर के चेक करवाते। जब विश्वास जीत लेते थे उसके बाद में ये फ्रॉड किया करते थे। तो फिलहाल पुलिस ने इनके जो बैंक खाते हैं उनको फ्रीज कर दिया है, उनसे जानकारी जुटा रही है, और उसके आधार पर ये जांच की जा रही है कि देश के और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इन बदमाशों ने ठगी की वारदातें की है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ मैं शरद पुरोहित, जयपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।